आप लोगों से क्वेश्चनों पर। हालांकि मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, आप सब भली भांति तरीके से परिचित हैं कि मैं एक क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में देता हूं 9 to 10 AM, और ये भी बेसिकली यूजीसी नेट सोशल वर्क पर ही आधारित है। और एक क्लास आपकी शाम को 7 to 8 चलता है। अच्छा, रीज़न ये है कि परीक्षा नज़दीक है ना। PYQ मैंने आप लोगों से पहले भी करवा रखा है, जितने भी प्रीवियस का PYQ है इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा आसानी से। और आज देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक पेपर यहाँ पर आप सभी लोग जो देख रहे हैं, ये MP सेट का है। MP सेट 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और ये सोशल वर्क का है, सोशोलॉजी का नहीं है। ये सोशल वर्क का पेपर है आपके सामने जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यदि आप क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, क्योंकि ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर टोटली 100 क्वेश्चन जितने हैं फैक्ट हैं टोटली। और यदि आप चाहते हैं टॉपिक पर भी बातचीत करने के लिए, तो रॉबर्ट रेडफील्ड भी हैं इस टॉपिक में। इसमें एक पेज के हैं, मेन पॉइंट आपको केवल बताऊंगा मैं। और यहाँ पर समाज कार्य के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लगभग 35 पेज की PDF है, इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो बताइए क्या करना चाहेंगे आप लोग, दोनों में से जो भी चीज़ सर यही करवा दीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं, है ना। ठीक है, यही चाह रहे हो? यस। चलो फिर तब इसी को हम लोग देख लेते हैं फिर, है ना। देखिए यहाँ मैंने शुरुआत किया है आप सभी लोगों के सामने, जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, एक पुस्तक है और बड़ी फेमस किताब रही है ये। और इस किताब के अगर पूछा जाता है कि लेखक कौन है, विद्वान कौन है, तो आप सभी लोगों को नाम पता होगा, HB ट्रेकर। HB ट्रेकर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क में कुल कितने सिद्धांतों पर बात किया है? तो क्या जवाब देना उचित समझेंगे आप लोग? इन्होंने कुल 10 सिद्धांतों पर बात किया है। नियोजित समूह गठन का सिद्धांत एक है, विशिष्ट उद्देश्यों के सिद्धांत है एक उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत है एक, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। वहीं अगर हम बात करते हैं निर्देशित समूह बातचीत का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक समूह के सिद्धांत, या आप इसे कह सकते हैं आत्मनिर्णय का भी सिद्धांत। फ्लेक्सिबल का मतलब एक प्रकार से लचीला होता है ना। कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का सिद्धांत, संसाधन उपयोग का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत, है ना। ये आपको याद रखना है। सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत आप लोगों के लिए ये परीक्षा में बन सकता है सवाल, है ना, इम्पॉर्टेंट है। और खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों में ना, तो याद रखने वाली बात यहाँ पर अगर पेपर में आएगा तो एक निरंतर का पूछा जाता है, दूसरा लचीला, तीसरा प्रगतिशील, संसाधन और मूल्यांकन, और साथ ही साथ आपका नियोजित समूह संगठन का सिद्धांत। ये पेपर के ऑप्शन में आते रहते हैं, ये 5 ऑप्शन, है ना। तो इनको आप लोगों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। नाम HB ट्रेकर, याद रहेगा, एक बार स्पष्टीकरण करिएगा। इनमें अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अगर इस सिद्धांत में अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि डाउट है तो आप हमसे चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी भी सिद्धांत को लेकर, इसमें से 10 सिद्धांत में जो आपको समझ में ना आया, प्लीज। सर ये बता दीजिए निरंतर व्यक्तिकरण। निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत आप कह रहे हैं, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। निरंतर का मतलब होता है सर सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत समाजकारी ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है ना। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अद्वितीय होता है। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि प्रत्येक समूह अलग होता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग जो या विभिन्न जो तरीके होते हैं उन तरीकों से समूह के अनुभव का उपयोग करता है। और यही कारण है ना कि सामाजिक समूह कार्यकर्ता के द्वारा निरंतर व्यक्तिकरण का अभ्यास जो है किया जाता है। यही रीज़न है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो समूह में भी जितने व्यक्ति होंगे तो समूह भी यूनिक बन जाएगा, है ना। तो वो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, कंटिन्यूअस के रूप में। और पूछिए, और कोई इसमें से? 7 नंबर पर फ्लेक्सिबल कार्यात्मक, इसका मतलब होता है लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत में, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, हर समूह में उसके कंपोनेंट या घटक यानी तत्व सदस्यों का कोई ना कोई औपचारिक संगठन होता है और संगठन की यह प्रक्रिया व्यक्ति की प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है।
जब किसी समूह का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसे उन विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक संगठन बनाना चाहिए या एक औपचारिक संगठन बनता है। तो औपचारिक संगठन लचीला होना चाहिए। औपचारिक संगठन कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए और उसे तभी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जब वह समूह की महसूस की ज़रूरतों को पूरा करता है या उस पूरा करने के दौरान उसको लागू करना होता हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि समूह बदलता है, औपचारिक संगठन को भी बदलना चाहिए। अगर समूह बदल रहा है तो औपचारिक संगठन भी बदलना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके की प्रॉब्लम आपको दिखे उस प्रॉब्लम के आधार पे उसके अनुकूल होना चाहिए और अनुकूल करने के लिए आपको लचीला या लचीले कार्यात्मक संगठन का यूज़ करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है लचीला कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें से कुछ पूछना है प्लीज़? क्लियर है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बाकी अगर आप जानते हैं तो फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहीं अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत, आप लोगों ने नाम सुना होगा मॉडल्स को लेकर, है ना। मैं यहाँ मॉडल्स पर बात कर लेता हूँ। सामाजिक समूह कार्य का एक मॉडल, ये पेपर में आपके सवाल आ सकता है। सामाजिक समूह कार्य के मॉडल, समूह कार्य के मॉडल। देखिए, बड़ा फेमस रहा है, एक परीक्षा में आपको सम्मिलित को लेकर मिला है कई बार, और हम लोग उसको जानते हैं सामाजिक लक्ष्य का मॉडल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। ये एक नाम आता है पॉपेल या पैपेल एंड रॉथमैन, नाम आपको ध्यान रखना है वर्ष के साथ, तो 1966 याद रखेंगे। देखिए, ये सामाजिक चेतना को दर्शाता है। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल किसको दर्शाता है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं सामाजिक चेतना को दर्शाता है ना। तो इसमें कहता है कि बेसिकली सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित है ये, या समुदाय के सदस्यों को सामाजिक मुद्दों को सुलझाने और उसको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करने में मदद करता है ना। इसलिए ये सामाजिक लक्ष्य का मॉडल इसमें शामिल होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने परीक्षा में देखा होगा उपचारात्मक मॉडल। क्या देखा है? उपचारात्मक मॉडल। उपचारात्मक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा विंटर आरडी का नाम। विंटर आरडी का नाम, वर्ष 1957। ये वही वर्ष है जब केस वर्क में एच पार्लियामेंट महोदय ने समस्या समाधान का उपागम दिया था। बेसिकली यह मॉडल मुख्य ध्यान बेसिकली उपचार व्यक्ति के व्यवहार पर केंद्रित होता है। ये उपचार से नाम से स्पष्ट है, तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति पर आधारित है ये, है ना। सामाजिक संबंधों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन से पीड़ित होता है व्यक्ति, तो उस दौरान इसे जो है बेसिकली उपचारात्मक मॉडल को लागू किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विचलित व्यवहार कर रहा है तो उस प्रक्रिया के दौरान भावनात्मक समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ सामूहिक कार्यकर्ता भावनात्मक समस्या वाले व्यक्ति के समूह से निपटने के दौरान इस मॉडल को अपना लेता है और समूह के बीच में ना बातचीत की सुविधाजनक बनाने के लिए समूह कार्य को सक्षम बनाता है ये उपचारात्मक मॉडल। और यह मॉडल बेसिकली व्यापक रूप से ना मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल हो गया, सुधार संस्थान हो गया, परिवार हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गया इत्यादि की प्रक्रिया में ये बेसिकली यूज होता है, इसलिए इसे उपचारात्मक मॉडल का नाम से जाना जाता है। ये विंटर आरडी के द्वारा दिया गया था 1957 में, ये नाम इंपॉर्टेंट था। एक नाम आता है पारस्परिक, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल, है ना, पारस्परिक बोलते हैं। आपने ये भी मॉडल देखा ही होगा सम्मिलित करने वाले पेपर में, ठीक है। स्वार्ट्ज का नाम आता है यहाँ पे, है ना, स्वार्ट्ज का नाम आता है और सन 1961 के दौरान ये बेसिकली मॉडल आया था। और मैं आपको बता दूं ये मॉडल में अगर कोई खास भूमिका रही है तो दो सिद्धांत आप याद रखें खासकर। एक आपको याद रखनी है फील्ड थ्योरी और एक आपको याद रखनी होगी यहाँ पे सिस्टम थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बार्टालाम का नाम आता है, लुंडविन बार्टालाम्फी का नाम आता है सन 1940 में। और वहीं अगर हम बात करते हैं फील्ड थ्योरी को लेकर तो आपने नाम सुना होगा कर्ट लेविन का नाम,
इन दोनों थ्योरी के साथ साथ सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत और समाज कार्य के जो सामान्य सिद्धांत है ना, उनके कामों से प्रभावित होकर ये क्रिया बेसिकली पारस्परिक या रेसिप्रोकल जैसे मॉडल प्रस्तुत हुआ। कहने का आशय यहाँ पर यह था कि कई विद्वान ये मानते थे कि अक्सर इसे सामाजिक लक्ष्यों और उपचारात्मक मॉडल के अंतर्गत समावेशन माना जाता है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा ऊपर सामाजिक लक्ष्य का मॉडल रॉथमैन का, फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने ऊपर देखा यहाँ पर उपचारात्मक मॉडल विंटर का। तो इन दोनों का जो मॉडल दिया गया था वो बेसिकली मिक्स एक पार्ट था, जो बेसिकली पारस्परिक मॉडल इसमें इन्वॉल्व है। तो यह मॉडल बेसिकली तब सामने आया जब समाज और व्यक्ति अपने आपसी प्रयासों में हस्तक्षेप का अनुभव करने लगे। तो इसी पे एक परिभाषा बनी। समाज और व्यक्ति दोनों जो है क्या है, पारस्परिक हैं। दोनों क्या है, पारस्परिक हैं, यानी एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। इस तरीके का बातें आप यहाँ पर कह सकते हैं। और यह प्रक्रिया बेसिकली गार्टन हैमिल्टन के द्वारा दी गई परिभाषा के रूप में। लेकिन ये खास कर अगर बात कहा जाए आपसे कि जब समाज और व्यक्ति अपने आपसी प्रयासों में हस्तक्षेप का अनुभव करते हैं तो इसी दृष्टिकोण से संघर्ष उत्पन्न होता है, तो पारस्परिक मॉडल का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। और यह मॉडल व्यक्ति समूह को महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार से इसे माना भी जाता है। तो इन प्रक्रिया में नाम हमें देखने को मिलता है। एक मॉडल आता है इनटेक, जैसे आप सभी लोगों ने जानते हैं कि इस अध्ययन के दौरान हम लोग इसको इनटेक कहते हैं। और इनटेक मीन्स होता है संवेग भी आप कह सकते हैं। संवेग आप उस चीज़ को नहीं रिलेट कराएंगे, एक प्रकार से भर्ती को रिलेट कराएंगे यहाँ पर, इस है ना। संवेग ना कह के सेवक शब्द भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। सेवन शब्द भी बोल सकते हैं, सेवन शब्द, सेवक शब्द जैसे शब्द यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं इनटेक में। और ये देखो कोई वर्ष इसी बेसिकली नहीं आता, लेकिन इस मॉडल को अगर किसी ने लोकप्रिय बनाया है तो एक नाम आता है हैंक किसन का नाम आता है, अगर किसी ने लोकप्रिय बनाया है तो, और एक नाम आता है स्टीफन्स का नाम, है ना। ये दो नाम आते हैं इस इनटेक मॉडल को रिप्रेजेंट करने में। और ये मॉडल बेसिकली प्राथमिक चिंता है, जहाँ एजेंसियों में या कार्यों को उन्मुखीकरण करता है, एक प्रकार से अध्ययन करता है। शुरुआती दौर बेसिकली माना जाता है इसको, ठीक है। वहीं अगर सामाजिक समूह के मॉडल की अगर बात करेंगे तो एक हमारे सामने और आता है समस्या समाधान का मॉडल। आप सभी लोगों को पता होगा समस्या समाधान का उपागम किसका है ना, जानते होंगे आप इसे। सामाजिक कौशल का मॉडल भी कह सकते हैं। यहाँ बेसिकली व्यवहार संबंधी समस्या का समाधान करना होता है, व्यवहार कौशल को विकसित करना होता है ना, और अभ्यास को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करके उसको प्रोत्साहित करना होता है। तो नाम किसका आता है, एच पर्लमैन का नाम आता है। ये थ्योरी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस मॉडल के पर। हाँ 1957 बात वही है, आपको भी मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक आता है मनोचिकित्सा का मॉडल, है ना। एक आता है आपके सामने मनोचिकित्सा का मॉडल। बता सकते हो ये किसका है मनोचिकित्सा का मॉडल? अल्पोर्ट का है। किसका है? अल्पोर्ट का। आप सबको मैं बता दूं कि यह व्यक्ति केंद्रित मॉडल है। क्या है? व्यक्ति केंद्रित मॉडल है। व्यक्ति केंद्रित मॉडल आप सबको पता होगा किस विद्वान का नाम आता है? क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी या मॉडल, बताइए। कार्ल रोजर्स का। जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की भावना या भावना और संबंध से संबंधित हो। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य आत्म अवधारणा को मजबूत करना, ठीक है। जैसे गेस्टाल्ट थेरेपी हो गया, समूह चिकित्सा हो गया, साइकोट्रामा हो गया, एक्सचेंज थ्योरी हो गई, संबंध में उसका विश्लेषण हो गया। तो उन प्रक्रिया में ये बेसिकली मनोचिकित्सा मॉडल यूज होता है। जितने भी मॉडल्स आते हैं मनोचिकित्सा के रूप में, उन परिप्रेक्ष्य में ये मॉडल बेसिकली यूज होता है, ठीक है। और एक लास्ट मॉडल आप देख लीजिए इसी की प्रक्रिया में, और वो आता है विकासात्मक मॉडल। ये भी देखो ऑप्शन में आता है, सम्मिलित करने दौरान में नाम लिखा होता है विकासात्मक मॉडल। और इस विकासात्मक मॉडल में नाम आप लोगों ने सुना होगा बेरुस्टीन का नाम, 1955 का, ठीक है। ये समूह की निकटता की डिग्री में देखा जाता है। ये बेसिकली एक प्रकार से रेसिप्रोकल के सार पर आधारित होता है, पारस्परिकता पर आधारित होता है। विकास मॉडल पूरी तरह से अंतर्गता और निकटता की गतिशीलता पर निर्भर होता है। यह मॉडल की प्रकृति को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि विकासात्मक मॉडल में पारस्परिक, उपचारात्मक और पारंपरिक दृष्टिकोण जो मॉडल है वो शामिल है। ऊपर के जो 3 मॉडल मैंने बताया है वो तीनों मॉडल इस विकासात्मक मॉडल के अंतर्गत इन्वॉल्व है। ये बेरुस्टीन के द्वारा बताया गया था सन 1955 में, 1955 में, ठीक है। बताइए, क्लियर है?
जी सर। हाँ, तो ये मॉडल आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो दर्शाता है समाज कार्य के अंतर्गत ऐसे मॉडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे सामने एक शब्द आता है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। ठीक है, पापेल एंड रॉथमैन का नाम। ठीक है, यहाँ देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है। स्क्रीन आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। ये देखिए एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, हालांकि आप सब जानते हैं इस प्रक्रिया की। अगर हम बात करते हैं टकमैन के बारे में, तो 1963, देखिए ये इग्नू की किताब से लिया गया है। आप किताबों में नेट वगैरह देखेंगे तो 1965 मिलेगा आपको यहाँ पर, लेकिन 63 आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये टकमैन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है। फॉर्मिंग हो गया, स्टॉर्मिंग हो गया, नॉर्मिंग हो गया, ये कई बार रिपीट है। और परफॉर्मिंग हो गया, एडजॉर्मिंग हो गया। इस तरीके का ये जो बेसिकली क्या है, समूह कार्य की अवस्थाओं के रूप में ये प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो ये 5 आपको क्रम में याद रखना है। उसके बाद देखिए वेल्स का नाम आता है सन 1950 में। दिशा निर्धारण, दिशा निर्धारण को इंग्लिश में ओरिएंटेशन कहा जाता है। मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहा जाता है। निर्णय लेने को बेसिकली डिसीजन कहा जाता है। ये 3 ही स्टेप बताया था वेल्स महोदय ने। कलिंस की बात अगर हम करते हैं, कलिन की बात, कलिन ने 1972 में दिशा निर्धारण, विरोध, समझौता एंड अगर हम बात करते हैं घनिष्ठता और समापन, जैसे 5 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर भी जिक्र करते हैं ये। उसके बाद ट्रैकर का नाम आता है सन 1972 में। प्रारंभ आता है, समूह भावना का आविर्भाव होता है, मित्रता का विकास होता है, तीसरा स्टेप है। चौथे में आता है सशक्त समूह को बनाना, और 5वें में आता है समूह भावना का पतन होना। ठीक है, ये चीज़ें बताया गया है किसके द्वारा, ट्रैकर के द्वारा। ठीक है, टकमैन अलग होते हैं, ट्रैकर अलग होते हैं, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद रखिएगा 72 में इन्होंने दिया था। गर्लैंड जोन्स एंड कोलंडेंसी का नाम आता है सन 1976 में। मान्यता पूर्व अधिकार और नियंत्रण, घनिष्ठता जैसे शब्दों पर बात करते हैं, साथ ही साथ अलगाव, विभाजन और समाप्ति पर भी बात करते हैं। इन्होंने कुल 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नॉर्दर्न एंड करलैंड का नाम आता है 2001 में। ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, रिपीटेड है। समावेशन, दिशा निर्देशन आता है एक, और अनिश्चितता यानी पर्यवेक्षण शब्द आता है, और तीसरा आता है पारस्परिकता एवं लक्ष्य सफलता, और लास्ट एक इनका चौथा आता है विभाजन समापन। तो इस तरीके के ये विद्वानों के नाम भी याद रखिएगा कि वेल्स महोदय ने 1950 में, टकमैन 1963 में, कैलिन ने 1972 में, ट्रैकर भी 1972 में, गर्लैंड जोन्स एंड कोलंडिनी का नाम 1976 में, और नॉर्दर्न एंड करलैंड का नाम 2001 में। ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, ये 2 आप खास कर याद रखेंगे, नॉर्दर्न और टकमैन का नाम। ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है आप लोगों को। अब ये एक सवाल तय है कि आएगा, आप इसको रट्टा मार लीजिए या चाहे आप इसे याद कर लीजिए, जैसे भी करके इसको याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। ये पक्का है, आएगा पेपर में आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये देखिए बेसिकली क्या है कि जो मैंने अभी अप्रोचेस बताया मॉडल, वही है। रेमेडियल हो गया, रिक्रिएशनल हो गया, प्रिवेंशन हो गया और डेवलपमेंटल हो गया। अभी मैंने 7 इधर लिखवाया है आप लोगों को, वो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाम आप लोगों ने टाटा इंस्टीट्यूट का नाम, भारत में कुछ व्यवसाय समाज कार्य की बात कर लेते हैं हम लोग। ये यहाँ से भी एक सवाल आना होता है, अगर आप ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं, तो आप जरूर इसको ध्यान रखिए, एक सवाल यहाँ से आना तय है। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करता है तो 1963 लगाइएगा। काशी विद्यापीठ में समाजकारी विद्यालय की बात करता है तो 1947 लगाइएगा। इसको दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात करता है तो 1946 लगाइएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात होगा तो आप 1949 करिएगा। बड़ौदा विश्वविद्यालय की बात होगी तो 1950 करिएगा। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात होगी तो 1952 कर दीजिएगा। आगरा समाज कार्य शिक्षा की बात करेगा तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, 1955 कर दीजिए। तो ये समाज कार्य का बेसिकली उदय हुआ वर्ष के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्लियर रहेगा, बताइए ये बात जी थोड़ा सर। स्पष्टीकरण करिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा के लिए। और भारत में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ और भी चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप
यहाँ पे नोट करिएगा सभी लोग, अगर आपसे प्रश्न किया जाए और कहा जाए कि भारत में स्वैच्छिकता और सामाजिक सेवा, भारत में स्वैच्छिकता और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि जो स्वैच्छिकता शब्द लिखा गया है यही प्रश्न में आपको यूनिक दिखाएगा भारत में। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। ठीक है, याद रखना आप सभी लोग, भारत में स्थित है, मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है और यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेप्ट मूवमेंट का हिस्सा भी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जानते हैं कब हुई थी, बता सकते हैं कोई भी? सन 1920 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। ठीक है, क्लाउडे जो है हैमिल्टन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, हैमिल्टन के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई है, यानी स्थापना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य रहा जो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में। ठीक है, और ये एक अधिनियम के तहत बेसिकली पारित भी हो गया, अब एक अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, 1920 के नाम से। ठीक है, सेवाग्राम का नाम सुना है आपने? बताइएगा। सेवाग्राम आश्रम पेपर में आ सकता है। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों, देखिए ये सभी पेपर में आया हुआ सवाल है, क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों को, ठीक है, यहाँ कीवर्ड है सामाजिक कार्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, है ना। देखिए, सेवाग्राम वर्धा शहर लगभग 8 किलोमीटर के पास एक छोटा सा गांव है वहाँ पर, और सेवाग्राम आश्रम के संस्थापक के रूप में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया और महाराष्ट्र के वर्धा शहर में एक छोटे से गांव में सेवाग्राम में अपना आश्रम स्थापित किया। वह वर्ष था कौन सा? 1936 था मैडम, 1936 था। और उस समय इस सेवा ग्राम आश्रम की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, ठीक है, यह आपका सही रहेगा। क्लियर है? बताइए। तो ये आपको दूसरी इंपॉर्टेंट तथ्य रहा जो आप सबको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पर, तो अगले पॉइंट अगर हमारे सामने आता है, अगर पेपर में सवाल बनता है कुछ इस तरीके से, कहता है कि भारत में व्यावसायिक सामाजिक कार्य शिक्षा और अभ्यास का उदय 1960 के दशक में हुआ था। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, भारत में बात हुई है व्यवसाय समाज कार्य को लेकर, है ना।
हालांकि शताब्दी की जब हम लोग बात करते हैं हम सभी लोग, तो हम सभी को क्लियर शब्दों में स्पष्ट हो जाता है कि वह 19वीं शताब्दी है ना, वो 19वीं शताब्दी है। लेकिन यहाँ अगर आपसे करता है कि भारत में समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर, भारत में अगर आपसे शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करता है तो वहाँ पे 1960 नहीं होगा, तो वहाँ पे 19 भारत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को लेकर, समाज कार्य में शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर, प्रशिक्षण को लेकर, तो वर्ष 1936 वर्ष आ जाएगा और यह प्रक्रिया आपकी फिर सही मान ली जाएगी, है ना। सर उदय में 1960 आएगा। हाँ, ये बेसिकली मैडम समाजकारी व्यवसाय के समाजकारी शिक्षा के साथ साथ मैंने आपसे बात किया है अभ्यास का उदय, जो अभ्यास का उदय रहा यहाँ पर जो अभ्यास रहा, यहाँ पर जो शिक्षा रहा, प्रैक्टिस भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, और वह परिपेक्ष व्यवसाय समाज कार्य के दृष्टिकोण से, तो 1960 का दशक वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट माना जाएगा। क्लियर रहेगा, बताइए। हाँ, ठीक है। आपने नाम सुना होगा एक, अगर हम बात करते हैं भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा, है ना, सेवा कार्यक्रम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ठीक है, तो कहने का जो आशय है इस प्रक्रिया के संदर्भ में, मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं इनके अंतर्गत, है ना, और मैं चाहूँगा कि उन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में, है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो सर्वप्रथम आप लोगों को क्या याद रखना है? ICDS के अंतर्गत टीकाकरण। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य की जांच। यह आपको टिक करना होगा, उसमें आपको ढूंढ के कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। एक आपको याद रखना होगा रेफरल सेवाएं। ठीक है, रेफरल सेवाएं, ठीक है, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मातृ व शिशु स्वास्थ्य। ऐसे शब्दों को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगला एक पॉइंट बनाता हूँ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, पेपर में आया हुआ सवाल भी यही है, रेमन मैग्सेजेस का नाम पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख। ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दुर्गाबाई देशमुख के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दुर्गाबाई देशमुख के संदर्भ में आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा। स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय संविधान सभा में चुनी जाने वाली महिला एवं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में भी इनका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, दुर्गाबाई देशमुख का, है ना। साथ ही साथ अगर मैं आपसे इनके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो आंध्र प्रदेश की ये महिला हैं दुर्गाबाई देशमुख महोदय, और इनकी जो भूमिका हमें देखने को मिली है, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। आशा करता हूं आप लोगों ने सुना होगा। और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में जब भी भूमिका हमें देखने को मिलती है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो 1953 में
समाज कल्याण विभाग के रूप में ये बेसिकली रिप्रेजेंट हुआ, प्रस्तुत हुआ। और सन 1953 में 1953 में समाज में महिलाओं के कल्याण को लेकर विकास और सशक्तिकरण के लिए एक गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक संगठन के साथ रचनात्मक भागीदारी को सुनिश्चित किया इन्होंने, है ना। एक रचनात्मक भागीदारी को इन्होंने क्या किया, सुनिश्चित किया। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक कल्याणकारी योजना है ना, एक कल्याणकारी योजना है जो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करती है भूमिका अपनी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे। इसका रजिस्टर्ड कब किया गया था, जानते हैं क्या आप लोग? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अगर रजिस्टर्ड करने की बात आपसे पूछी जा रही है तो कब किया गया था, क्या आप बता सकते हैं? सर 1953। नहीं, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने रजिस्ट्रेशन करने की बात आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। चलिए मैं बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, आपने नाम सुना होगा कंपनी अधिनियम धारा 1956 का नाम, 1956 का नाम, कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ। 1956 धारा कौन सी, 25 के तहत 1969 में इसको पंजीकृत किया गया। इसको क्या किया गया था, पंजीकृत किया गया था। यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में। तो क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट था ये, और बहुत फेमस भी हुआ था इस प्रक्रिया में। अब तो सर बंद हो गया ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। देखिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड बेसिकली क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से एक प्रकार का ये, है ना। अब इसके अंतर्गत जो क्रियाएं हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, पहले ये समाज कल्याण विभाग की स्थापना जून 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था समाज कल्याण विभाग। अब यही क्रिया जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड था, ये क्रिया समाज कल्याण विभाग के द्वारा की जा रही है केंद्रीय स्तर पर, है ना। जहां समाज में महिलाओं के कल्याण को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर, एनजीओ को लेकर, स्वैच्छिक संगठनों के साथ एक कोई पार्टिसिपेट करने वाली भूमिका में, है ना, तो उनमें इसका रोल अब देखने को हम लोगों को मिलता है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि भारत में जो है, अगर समाज कल्याण विभाग पूछता है क्या है, तो आपने नाम सुना होगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विधवाओं के लिए, परित्यक्त महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए। तो वो अब समाज कल्याण विभाग है जो अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा इनके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? एक बार स्पष्ट करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर भी आप लोगों से विचार विमर्श करूँगा, क्योंकि मेन पॉइंट पर ही केवल मैं आपसे बात करूँगा आज। बताइए। चलिए, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा भारत में माइक्रो फाइनेंस का नाम, और साथ ही अगर मैं एक शब्द जोड़ दूं, सामाजिक उद्यमिता शब्द के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए, अपने अग्रणी कार्य के लिए आपने नाम सुना होगा डॉक्टर मोहम्मद आपने सुना है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का नाम? हेलो, आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्ट करेगा प्लीज। जी सर। हाँ, तो अगर मैं इन संदर्भ में आपसे बात करता हूँ तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहम्मद यूनिस का नाम, ये बेसिकली अपने अग्रणी कार्य के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ नाम याद रखिएगा माइक्रो फाइनेंस और सामाजिक उद्यमिता। समाज कार्य में अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम, मोहम्मद यूनिस का नाम बेसिकली फेमस रहा है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ग्रामीण बैंक
परीक्षा में आया हुआ सवाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, ग्रामीण बैंक के संबंध में, जहाँ बेसिकली गरीबी उन्मूलन, गरीबी में रहने वाले लोग खासकर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने काम किया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग नाम क्या लगाएंगे, मोहम्मद यूनिस का नाम आप लगाएंगे, है ना। मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के नोबल शांति पुरस्कार के संयुक्त रूप से मिला था इनको, है ना, संयुक्त रूप से मिला था नोबल पुरस्कार, ठीक है, मोहम्मद यूनिस को और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को, है ना। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ये भी पॉइंट आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान की अवधारणा का क्या मतलब है, बता सकते हैं? स्वच्छ भारत अभियान, सर घर घर शौचालय होना। बिल्कुल, आप ये कहिए कि सफाई व स्वच्छता, है ना, व स्वच्छता सुनिश्चित करना इसका मेन मोटो रहा है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2014 हाँ, आपका 2014 सर। 2 अक्टूबर 2014 आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये डेट, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगी। बेसिकली अक्टूबर 2014 में जब इसकी शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो लक्ष्य 2019 तक रखा गया था स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के संदर्भ में, 2019 तक का था ये। फिर आगे की प्रक्रिया में बेसिकली सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित करते हुए इन्होंने आगे की प्रक्रिया को कंटिन्यू कर दिया था, ठीक है। तो इन परिप्रेक्ष्य में या इन संदर्भों में ये नाम हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कह लीजिए या आप अभियान कह लीजिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, आगे हम बात करेंगे। समाज कार्य के संदर्भ में क्रियान्वित आचार संहिता भारत में अमेरिका से जो है ग्रहण किया है, कोड ऑफ एथिक्स अमेरिका से लिया गया है। यहाँ देखिए आपको कुछ वर्ष हैं, ध्यान रखेंगे। एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की इस्टेब्लिश का ईयर पूछेगा तो 1960 लगाइएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर पूछेगा तो आप 1920 लगाइएगा। एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया पूछेगा तो भी आप 1960 लगाइएगा। एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया करेगा, ठीक है। सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट है ये, है ना। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करता हूँ मनोज तिवारी का नाम आप कर लीजिए यहाँ पर, है ना, मनोज तिवारी जी का नाम यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्रम में सभी डायरेक्टरों का नाम लिखवाया है, अगर याद है। इसके साथ पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है जी सर। हाँ। इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है, ठीक है। क्रम में निम्नलिखित में से किस लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी संस्थापक में एक माना जाता है? तो ब्रिटेन में चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ब्रिटेन में, एक नाम आता है हेलन जो है बोशाक्टवेट और एक्टिविया हिल, ये पेपर में कई बार आता है एक्टिविया हिल का नाम। नेतृत्व करने वाली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना बेसिकली सन 1869 लंदन में हुई थी और गरीबों के प्रभावों से निपटने के लिए एक स्वयं सहायता और सीमित सरकारी हस्तक्षेप की अवधारणा का समर्थन जो है किया गया था इन प्रक्रिया में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो नाम एक आता है यहाँ पर रेवरेंड एस हम्फ्री गुटेरिन का नाम। सन 1877 में अपनी ऊर्जा जारी करने के लिए या अपनी एक संस्था इन्होंने बनाया, जहाँ उन्होंने अमेरिका में पहले बुफेलो न्यूयॉर्क में अपनी चैरिटेबल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की सन 1877 में। समाज का मानना था कि गरीबों के पीछे समस्याओं की जांच के लिए बिना दान देने से नागरिकों का एक वर्ग बन गया जो हमेशा देने वाले भिक्षुक पर, बेसिकली भिक्षुकों पर निर्भर रहेगा या निर्भर रहते हैं इस प्रक्रिया में। तो समाज की उत्पत्ति जर्मनी के एल्बरफेड में हुई थी और 1877 के आसपास बुफेलो न्यूयॉर्क में ये संस्था जो है बेसिकली फैल गई थी। तो इसलिए आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पिंकस एवं मिनहम की बात अगर हम लोग करते हैं तो समाज कार्य में लोगों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है।
ये भी बात आप ध्यान के स्टेटमेंट के संदर्भ में, है ना, स्टेटमेंट के संदर्भ में। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है, फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य को कहा कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है। ये दोनों तरीके से इन्होंने परिभाषित किया समाज कार्य को। यंगलार्ड महोदय ने समाज कार्य को व्यक्ति और पर्यावरण के साथ अंतर संबंध को दर्शाते हुए बोला। गेसल कोनफ्का ने समाज कार्य के नैतिक मांगों पर आधारित बोला कि यह समाज कार्य होता है। बीजी खेर महोदय ने समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है, इस पर आधारित उन्होंने प्रक्रिया को जाहिर किया। व्यक्तिगत समाज कार्य के कुछ चरण होते हैं जो स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते रहते हैं हमेशा ये, जैसे प्रवेश हो गया, अध्ययन हो गया, सामाजिक निदान हो गया, उपचार हो गया, मूल्यांकन हो गया, समाप्ति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। समाप्ति की बात कभी कभी आपने एक शब्द सुनते होंगे अनुवर्तन शब्द। जो अनुवर्तन शब्द रिप्रेजेंट होता है उसको मतलब होता है फॉलो अप करना, यानी दोबारा से आपने क्या किया उसको लागू कर दिया, तो समाप्ति के बाद आता है अनुवर्तन शब्द। स्थिति में व्यक्ति, पर्सन इन सिचुएशन एक कॉन्सेप्ट आता है, यानी इस स्थिति में, यानी कंडीशन में पर्सन इन सिचुएशन आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट फ्लोरेंस हॉलिस के द्वारा दिया गया है। व्यक्तिगत समाज कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे क्रियाओं को विभाजन भी करते हैं तो फ्लोरेंस हॉलिस महोदय ही कहते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य की बात करते हैं, ऐसे केस मामले में संस्थापक के रूप में आप सबको पता होगा मैरी रिचमंड को इसको जनक कहा जाता है। मैरी रिचमंड को इसका बेसिकली जनक के रूप में जाने जाते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें एक सिद्धांत आता है, कुल 7 सिद्धांतों की बात की गई है। 1957 में बेरस्टीट के द्वारा किया गया है, रॉबर्ट बेरस्टीट का नाम आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक समूहों का वर्गीकरण में मैंने आप लोगों को बताया था सैंडरसन के बारे में, ऐच्छिक अनैच्छिक शब्द आता है, इसको ये पेपर में नहीं आएगा। मिलर आप रखिए ध्यान में, इसको मिलर इंपॉर्टेंट बन सकता है। एफ्टोनिस को भी नाम याद रखिए ध्यान में, क्योंकि ये समुदाय और समिति की बात करते हैं। चार्ल्स हल्टन कूले का नाम याद रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के रूप में आ सकते हैं। बाकी ये 3 ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। समलर का भी नाम कभी कभी आ सकता है, तो इनका नाम बेसिकली फोकवेज करके एक किताब आती है, जनरीतिया करके, सन 1906 में आती है ये किताब, और उसी किताब में अंतः समूह और बाह्य समूहों को लेकर इन्होंने विचार विमर्श किया है। तो 4 बातें हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोले का देखो सामाजिकरण का सिद्धांत है, मीड का भी सामाजिकरण का सिद्धांत है, फ्रायड का भी है, दुर्खिम का। ये 4 विद्वान हैं, चारों विद्वान सामाजिकरण का सिद्धांत देते हैं, लेकिन इनके अपने अपने विचार जो है बेसिकली अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बेसिकली जाने जाते हैं, है ना, सामाजिकरण में, ठीक है। जानना चाहोगे इनके बारे में? थोड़ा बता दीजिए। सामाजिकरण का सिद्धांत, ओके। देखिए, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कूले महोदय का एक आत्मदर्पण का सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ, है ना। सन 1902 में ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कूले कहते हैं ना, समाज एक दर्पण के समान होता है। व्यक्ति अपने आप को वैसे ही बनाता है जैसा समाज में जाता है। जैसे समाज में आप जाओगे उस तरीके की चीज़ें आप वहाँ पर उसी प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करोगे। जिस प्रकार एक पुरुष अथवा महिला आईने में देखकर सजती संवरती है और अपने को बार बार निहारती है और देखते हैं कि वो ठीक देखती है कि भाई मैं सही तरीके से प्रिपेयर हूँ या नहीं, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे समाज के परिप्रेक्ष्य में जो बताया गया है कि आप जिस तरीके के समाज देखते हैं उसी तरीके की प्रक्रिया में आप ढलने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो समाज में आप नकारात्मक जैसी क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि समाज एक दर्पण का सिद्धांत है। समाज एक दर्पण होता है जिसमें व्यक्ति देख कर सीखता है ना, देख कर सीखता है। तो इसलिए आत्म दर्पण का सिद्धांत अगर पेपर में पूछ भी लेता है तो आप सभी लोग क्या बताएंगे, किसका सिद्धांत बताएंगे, बताइए। कूले। हाँ बिल्कुल, यहाँ जब भी आपको बताना होगा तो आप सभी लोगों को कूले का ही नाम आप सभी को प्रस्तुत करना होगा। C.H. कूले बड़े ही फेमस पर्सन और इस प्रक्रिया में इनका नाम हमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मीड का समाजीकरण का सिद्धांत, देखिए ये भी सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम परीक्षा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। समाजीकरण के सिद्धांत में इनका भी नाम ये देखने को मिलता है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी करके एक इन्होंने किताब दिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। क्यों, याद है आप लोगों को? यस। यदि याद है तो बड़ी अच्छी बात है ना।
देखिए, मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूँ तो इन्होंने बेसिकली कहा कि अमेरिका के रहने वाले विद्वान थे ये, और इन्होंने कहा कि आत्म के विकास के लिए मैं और मुझे, ठीक है, और महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यकृत जैसे विचारधाराएं जो होती हैं वो प्रतिपादित होता है। अतः मैं और मुझे की जो अंतःक्रिया होती है उन्हीं के बीच में, मैं और मुझे की अंतःक्रिया के बीच में एक शब्द निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्व। तो स्व का निर्माण होता है। तो बालक बेसिकली समाज के अंतर्गत 3 स्तरों से चीज़ों को सीखता है। तो एक नाटक की अवस्था है, ठीक है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था उनके द्वारा। अब नाटक की अवस्था में मैं, मुझे और स्वयं जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया। हालांकि कूले के आत्मदर्पण का सिद्धांत पर अपना विचार आधारित करते हुए मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड महोदय ने। तो ये चीज़ें आप इसके अंतर्गत यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आता है समाजीकरण, जो है सिगमंड फ्रायड का। देखिए, आप सभी लोगों को पता है समाजीकरण का मनोविश्लेषणात्मक और मनोविश्लेषक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, जहाँ बेसिकली समाजीकरण का सिद्धांत का मूल था। ये बेसिकली कूले और मध्य समाज और स्व के बीच एक संबंध को देखते हुए सिगमंड फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व के 3 एलिमेंट बताए थे। और 3 एलिमेंट क्या होते हैं? ईद होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है। जैसे कि ये 3 शब्दों से आप सभी लोग परिचित हैं, है ना। तो इसी को समाजीकरण का आधार माना था सिगमंड फ्रायड ने, इसी को समाजीकरण का आधार माना था। तो फ्रायड की एक पुस्तक थी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल करके, बड़ी फेमस रही है, परीक्षा में आई हुई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। और उसी किताब में 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र किया। एक प्रवृत्ति का नाम था यौन प्रवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं इरोस, और एक प्रवृत्ति का नाम था थेनाटोस। ये 2 प्रवृत्तियां थी, जहां बेसिकली बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल्स की किताब में जिक्र किया था सिगमंड फ्रायड महोदय ने, ठीक है। तो जैसे जीवन, सुख और पुनरुत्पादन जैसे शब्द आता, आनंद, प्रजनन जैसे शब्द, ये इसको इरोस कहा था, है ना। और लिबिडो शब्द जो रिलेट होता है वो बेसिकली भी एक प्रकार से इरोस का पार्ट था। लेकिन जो थेनाटोस था, जिसको मृत प्रवृत्ति कहा गया, जिसे मृत सहज प्रवृत्ति कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड कहता था कि मनुष्य अपनी आक्रामकता के कारण ना डेथ इंटक्ट की ओर बढ़ता है, और इसी सहज प्रवृत्ति बेसिकली व्यक्ति को आंतरिक रूप से विनाश की ओर लेके चली जाती है। तो इसलिए ये थेनाटोस का शब्द भी प्रस्तुत किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में भी नाम हमें देखने को मिलता है सिगमंड फ्रायड का। एक नाम मिलता है दुर्खिम का नाम, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से पता भी है। दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से स्व के विकास के लिए समाजीकरण की चर्चा ये करते ही नहीं है, बल्कि ये समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अधिक बल देते हैं दुर्खिम महोदय। दुर्खिम ने ये आपने नाम सुना होगा सामूहिक प्रतिनिधित्व शब्द। क्या नाम सुना होगा? सामूहिक प्रतिनिधित्व शब्द सुना होगा। इसी के आधार पर समाजीकरण के सिद्धांत को स्पष्टीकरण करते हुए इन्होंने कहा कि समूह प्रतिनिधान का वे सभी विचार, मूल्य, स्वभाव, व्यवहार का माध्यम है जो एक समूह के दूसरे समूह को बेसिकली साझा करता है। तो व्यक्ति जब समूह के व्यवहार को ग्रहण कर लेता है ना, तो समाज मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो सामूहिकता, जो समूह या सामूहिक प्रतिनिधान है, वो व्यक्ति के पुत्र और निजी को पूर्णता निर्धारित कर देता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि सामूहिक प्रतिनिधान द्वारा व्यक्त की जाने वाली सामूहिक चेतना के सामने व्यक्तिगत गुण होता है। तो यही बात व्यक्ति और समाज के संबंध की व्याख्या में समाज द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण की बात करते हैं, तो दुर्खिम करते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो इम्पोर्टेंट थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। C.H. कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत वही चीज़ें थी। जॉर्ज मिड ने माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी, सिगमंड फ्रायड ईदर ईगो, सुपर ईगो शब्द को मैंने भी बताया था आपको। दुर्खिम के बारे में देखिए, यहाँ पर भी सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में बता दिया मैंने। ये कुछ उनके द्वारा स्टेटमेंट है, आप चाहें तो यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम का नाम, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत एमिल दुर्खिम का नाम। जैसे जैसे समाज सरल से जटिल होता जाएगा, वैसे वैसे नैतिकता का घनत्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ये भी एमिल दुर्खिम का ही नाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। दुर्खिम के बारे में देखो थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताया। इसको जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा परीक्षा में, है ना। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और एक अंतः क्रियात्मक क्रियावाद होता है,
जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो उन संदर्भ में आप लोगों को नाम याद रख के जाना होगा, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम है ना, ठीक है। अंतःक्रियावाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान अगर कोई था तो हर्बर्ट ब्लूमर था, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा इनके परिप्रेक्ष्य में। सन 1892 में, ठीक है, सर्वप्रथम पेरिस विश्वविद्यालय में इन्हें समाजशास्त्र की शोध में उपाधि प्रदान की गई, ठीक है, दुर्खे महोदय के बारे में। बाकी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इनके द्वारा आ जाता है, ठीक है। श्रम विभाजन वगैरह के स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनकी देखिए ये किताबें हैं, श्रम विभाजन का सिद्धांत की जो किताब थी 1893 की थी। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है 1895 की है। द सुसाइड है आत्महत्या यानी 1897 की है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ है धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत 1912। ये 4 किताबें चारों के चारों इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण से जाना जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मेलिनोवस्की के बारे में मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं मुझे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी ही इनके बारे में भी चर्चा किया है। टालकाट पार्सन्स जैसे कि अगर बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण शब्द, व्यापारिक सौदे, मूल्य मैतक, समाज की एक व्यवस्था के रूप में भी हम लोगों ने जिक्र किया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बस इसमें कुछ खास शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस PDF में। जरा मुझे बताइए एक बार आप लोग, समाज कार्य का ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये प्रस्तुत है। बताइए कि व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने में सहायता प्रदान करना आम तौर पर जाना जाता है, किस में जानते हैं, मध्यम में, बृहद में, सूक्ष्म में या मध्यम में। सवाल आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों को अपने पर्यावरण में बेहतर उपयुक्त होने की सहायता आम तौर पे बेहतर जानते हैं, किस में जानते हैं बेहतर, मतलब सामाजिक सूक्ष्म सूक्ष्म समाज कार्य की तरफ आप सभी लोगों का झुकाव होना चाहिए। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन जा रहा है वो बेसिकली सूक्ष्म ही जाएगा, माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को घोषित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप जवाब दे सकते हो। 1985 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? न्यूयॉर्क की बात मैं कर रहा हूँ, बुफेलो वाली। आप मुझे बता सकते हो 1877 की है। यहाँ पे गुटरिन हेम्फ्री गुटरिन का नाम आप बता सकते हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष को अपनाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सन 1989 में आप यहाँ पर कह सकते हो। ये IMP सवाल है, इसको आप प्लीज़ ध्यान में रख के जाइएगा। 1989 वाला वर्ष आप सभी लोग सही करिएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है बेसिकली इसी वर्ष घोषित किया गया था। अगला एक क्वेश्चन है कि समाज वैज्ञानिक और मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों के अकेले और समूह सामाजिक व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने की सहायता करती है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि देखिए मैंने कई बार आपको याद करवाया कि समाज कार्य एक कला है और एक विज्ञान है। इसी प्रक्रिया को आप याद रखिएगा। देखिए कला के रूप में आप कह सकते हो कि व्यक्ति को अकेले और समूह में समुदाय में उसको संतोष प्रोवाइड करा रहा है, तो एक प्रकार से ये आर्ट है उसके अंतर्गत। और अगर आप वैज्ञानिक की बात कर रहा है तो सही तरीके से वो व्यवस्थित ढंग से वो कार्य कर रहा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये कला और विज्ञान, समाज कार्य कला और विज्ञान है, उसी का ये बेसिकली शब्दार्थ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 में। और सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर महोदय। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है समाजकार्य निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेवार्थी के अपनी पसंद और निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार और आवश्यकताओं को मान्यता देता है? ये कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल कौन है? आप आसानी से बता सकते हो इस सवाल का ऑप्शन। जैसे अगर मैं कहता हूं कि देखिए सेवार्थी अपनी पसंद की बात कर रहा है, निर्णय की बात कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है ना वो इस क्वेश्चन को टच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय व्यवसाय समाज कार्य संगठन में, अभी भी मैंने ऊपर आप लोगों को नोट करवाया आचार संहिता का पहला संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आप सभी लोग बता सकते हो ऑप्शन नंबर डी 1960 में। अभी भी मैंने नोट करवाया है कि नहीं नोट करवाया बताइए? अरे भाई ये लिखा नहीं था नेशनल एसोसिएशन सोसाइटी, तब अभी देखा था आपने। सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत कौन विकसित किया है? देखिए मैंने आप लोगों को 58 वाले क्वेश्चन के आधार पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था सिस्टम थ्योरी के बारे में। तो जनरल सिस्टम थ्योरी वाज द डेवलप्ड बाय द 1940 लुंडविन वान बार्टालाम्फी का नाम आ जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण है जो समाज कार्य व्यवसाय का नहीं है? कौन सा मुख्य गुण है जो समाज कार्य व्यवसाय का नहीं है? देखिए सेवा होगा, समाज कार्य, सामाजिक न्याय होगा, अखंडता होगा, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है
जो दर्शाता है कि इसमें सामाजिक कार्य का व्यवसाय के रूप में नहीं होगा, ये समाज कार्य व्यवसाय का पार्ट नहीं होगा। लोकतंत्र इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। सामाजिक कार्यकर्ता के राष्ट्रीय संघ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 1955 में, है कि नहीं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क का बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश को लेकर या इसके वर्षों के गठन के परिप्रेक्ष्य में, तो आप 1955 जैसे हॉस्पिटल का नाम जी सुना सर। होगा, उसी प्रक्रिया को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा तत्व है जो सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है, समाज की संरचना से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 61। आप बता सकते हो सामाजिक रचना से या संरचना से संबंधित नहीं है, सीजर लेगा ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि भारत सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया मानी जाती है, आप सही जवाब क्या देना चाहेंगे, स्वाभाविक होता है। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है लेकिन वह स्वाभाविक है ना भाई, परिवर्तन स्वाभाविक है कि होना है। शिक्षा सामाजिक विकास का एक प्रमुख कारक है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, और मैं आपको बता दूं डिसूजा का है ये, डिसूजा, बीएम डिसूजा का नाम आता है। समाज शास्त्र में ये देखेंगे आप लोग, शिक्षा सामाजिक विकास का प्रमुख कारक कौन सा होगा, ये समाज शास्त्र का पार्ट है। महिला समृद्धि योजना जो है आरंभ किया गया था, महिला समृद्धि योजना कब आरंभ हुई थी, आप आसानी से इसका सवाल का जवाब मुझे दे सकते हो कि ऑप्शन में जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी 1993 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूछेगा तो 25 दिसंबर 2000 लगाइएगा। प्रधानमंत्री अगर आपसे जीवन ज्योति योजना पूछेगा तो आप 9 मई 2015 लगाइएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पूछेगा तो आप 11 अक्टूबर 2014 लगाइएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पूछेगा तो 4 मई 2017 लगाइएगा, क्योंकि ये कुछ योजनाएं हैं जो परीक्षा में कई बार रिपीट हुई हैं ऑनलाइन पेपर के दौरान में, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि में रख कर कार्य करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि बोगार्ट्स का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे बोगार्ट्स आपका ऑप्शन करेक्ट ले जाएगा। सामाजिक नियंत्रण ये एक पुस्तक है, सन 1922 के दौरान में मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में सोशल कंट्रोल पढ़ा रहा था, यूनिट नंबर 2 का पार्ट है ये, यूजीसी नेट सोशल वर्क के अंतर्गत, तो मैंने वहाँ पे नोट करवाया था और जवाब भी आप लोग यहाँ पर आसानी से मुझे बता सकते हो। E.A. रॉस का नाम आएगा 1922। नगरीयता एक जीवन विधि के रूप में है, यह शोध पत्र है, आप आसानी से इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। एल्बर्थ का नाम यहाँ पर प्रस्तुत होगा। आप मॉर्गन का एक सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में जो है बेसिकली विभक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 का, तो आप क्या जवाब यहाँ पर देना उचित समझेंगे, प्लीज़ एक बार अपने प्रश्नों को जवाब भी बताएं, क्या जवाब यहाँ पर रिप्लाई होना चाहिए आप लोगों को। मॉर्गन के द्वारा मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ, किसके द्वारा, मॉर्गन के द्वारा। तो बेसिकली 3 टाइप, कितने टाइप में डिवाइड हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। मॉर्गन के द्वारा अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण कितने भागों में डिवाइड किया गया है, लुईस हेनरी मॉर्गन, तो आप मुझे बताएंगे कि 3 तरीके के इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 3 बुनियादी चरणों को में विभाजित किया है, ठीक है। तो एक नाम आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जंगलीपन कहा जाता है, एक को मैंने नोट करवाया है, और दूसरा बर्बरता शब्द आता है, तीसरा एक शब्द आता है सभ्यता, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे बर्बरता शब्द दर्शाया गया है, ये बेसिकली उच्च मध्यम और निम्न खंडों में विभक्त जैसी क्रियाओं को, मतलब किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करने को लेकर जिक्र किया गया है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा प्लीज़, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मॉर्गन के द्वारा इस प्रक्रिया में ये शब्द जो है प्रस्तुत होता है। मार्क्स के अनुसार अगर हम बात करते हैं, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, क्या जवाब यहाँ पर होना चाहिए बताइए जरा ऑप्शन। मार्क्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से भिन्न है, तो कौन सा ऑप्शन भिन्न होना चाहिए प्लीज। विचार भिन्न है मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, अलग पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो विचार और पदार्थ आप बता रहे हो
बिल्कुल आप यहाँ पे डिफरेंट बता रहे हो, ये पॉइंट आपका, स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रम निर्धारण विधि में किसका मापन किया जाता है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 70, और जवाब आपको देना होगा यहाँ पर एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषज्ञता सकारात्मक अन्यारोपण की नहीं है। यह आपको बताया कि एक विशेषता सकारात्मक अन्यारोपण की पार्ट नहीं है, तो आप बता सकते हो कि सहायता, मित्रता भावना, विश्वास को खोने की इच्छा, बेसिकली ये नहीं है, ये पार्ट नहीं शामिल है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, हो सकता है 22 अगस्त को ये किताब देखने को मिल जाए आपको। तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, गार्टन हैमिल्टन का नाम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य का प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है, प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है, ये आपको बताना है। और आप कह सकते हो कि जो पर्यावरण हेर फेर है, ये बेसिकली समाज कार्य की प्रत्यक्ष उपचार पद्धति नहीं है। बाकी देखिए काउंसलिंग की बात कर लें या चिकित्सा की या एडवाइस की बात करें, ये तो आपकी प्रत्यक्ष उपचार मानी जाती है ना, लेकिन पर्यावरण में मैनिपुलेट या फेर बदलाव की पार्ट नहीं होता है। सन 1917 में सामाजिक व्यक्ति कार्य पर एक पहली किताब बेसिकली प्रकाशित की गई, जिसका नाम था सोशल डायग्नोसिस, और ये किताब प्रकाशित हुई थी मैरी रिचमंड के द्वारा, बेसिकली दिया गया था 1917 में। ठीक है, फ्रेंडली विजिटर करके किताब आती है 1899 में, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क करके किताब आता है मैरी रिचमंड की, तो 1922 में। तो ये थोड़ी सी किताबें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। समूह में बने रहने के लिए सभी सदस्यों की तत्परता को कहा जाता है, बताइए क्या। आप बता सकते हो कि इसे सामंजस्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है, जब भी सामंजस्य शब्द लिखा हो या इसकी इंग्लिश ध्यान रखिएगा कोहेसिव शब्द लिखा हो, इस शब्द के आधार पे आपका ऑप्शन ये जो है सही चला जाएगा, ये हमेशा सत्य होता है। रचनात्मक सोच और विचारों के विकास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, बताइए। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 76 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप सही जवाब बताएंगे बुद्धिशीलता, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। व्यक्तिगत परिवर्तन का अनफ्रीजिंग चेंज द फ्रीजिंग मॉडल किसके द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 77 नंबर का सवाल, कर्ट लेविन का नाम इस जगह पर आएगा। सन ऑप्शन में आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। समूह की गतिशीलता की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 78 नंबर का सवाल, और ऑप्शन आपका जाना चाहिए यहाँ पे कर्ट लेविन का नाम। समूह की गतिकी की अवधारणा का जो श्रेय है कर्ट लेविन को जाता है। समूह कार्य का कौन सा प्रारूप है जो तंत्र सिद्धांत से लिया गया है, और आप कह सकते हो कि मुझे पारस्परिकता का जो सिद्धांत है ना, ये बेसिकली अभी भी हम लोग देख रहे थे, सामाजिक लक्ष्य का प्रारूप जो था पापेल रोथमैन का, उपचारी वाला हम लोग देख रहे थे आर.टी. बिंडर का नाम, स्वाटर्स का नाम हम लोग रेसिप्रोकल में देख रहे थे, वो प्रारूप तंत्र का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और उसी प्रक्रिया से आया हुआ है। ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा है समूह कार्य में। समूह को स्वयं निर्णय लेने और अपनी गतिविधियां निर्धारित करने में सहायता करनी चाहिए, डैश कहलाता है, तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए, लोकतंत्र समूह आत्म निर्णय का सिद्धांत कहलाता है, लोकतंत्र पर आधारित होता है। ये देखिए अभी भी समूह कार्य के जो सिद्धांत है, मैंने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आत्मनिर्णय वाला सिद्धांत बताया था, वही प्रिंसिपल यहाँ पर लागू होगा। H.B. ट्रेकर का ये सिद्धांत है, सन 1948 में इन्होंने सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस करके किताब लिखा था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 81 नंबर का क्वेश्चन, जवाब आप बता सकते हैं सन 1952 में ये किताब जो है बेसिकली प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत है, इसका सही जवाब आप मुझे बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बेसिकली सामुदायिक संगठन का सिद्धांत है वो आपको दर्शाता है यहाँ पर सांस्कृतिक अभिविन्यास का सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत होता है। व्यक्तिकरण सिद्धांत केस वर्क और ग्रुप वर्क में आता है, स्वीकृति केस वर्क में आता है, नियोजित में समूह का संगठन में ग्रुप वर्क का है, लेकिन कम्युनिटी वर्क का संगठन पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है बुफेलो में प्रथम जो धर्मार्थ संगठन सोसाइटी है यह आयोजित किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही जवाब आप मुझे बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी 1877। सामाजिक क्रिया का चेतनात्मक मॉडल मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, शुद्धिमतीकरण का आपको कई बार पढ़ाया है, एक पैडागोजी करके मैंने आप लोगों को ट्रिक भी दिया है, आप सभी लोग जवाब इस सवाल का दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी पाउले फ्रेरे। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा राजा राम मोहन राय को बताओगे।
लघु समुदाय की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये किताब ओपन किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड का था, जहाँ बेसिकली इन्होंने इस किताब के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं फोक सोसाइटी के साथ साथ रॉबर्ट रेडफील्ड लिटिल कम्युनिटी में फेमस पर्सन है, जिसके अंतर्गत 4 विशेषताएं आती हैं। एक होता है लघुता, विशिष्टता, दूसरा होता है समरूपता, चौथा होता है आत्मनिर्भरता। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 22 अगस्त को आपको ये पेपर में दिख जाए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है सन 1955 में। आप इस सवाल को सही लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में निम्नलिखित में से कौन सी समाज कार्य की सहायक पद्धति है। आप इस सवाल का जवाब भी मुझे बता सकते हो। सामाजिक क्रिया एक सहायक पद्धति है। ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी वर्क हो गया, और सामाजिक योजना का जो पार्ट होता है वो केस वर्क का ही पार्ट होता है, सोशल प्लानिंग। अतः ये ए वाला और सी वाला और डी वाला ये प्राथमिक प्रणाली है। समाज कार्य की सहायक पद्धति पूछा था, और सहायक मतलब द्वितीयक, और यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 वर्किंग विथ कम्युनिटीज इन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क नामक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो HY सिद्दीकी का नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, याद रखिएगा HY सिद्दीकी से ये भी सवाल आ सकता है। आधुनिक सामुदायिक चेस्ट की स्थापना किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप कह सकते हो कि मॉडर्न कम्युनिटी चेस्ट जो है ये इसकी स्टैब्लिश कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, 1913। आप अगर नेट देखोगे तो 1915 भी मिल सकता है, आपको वहाँ पर मिलेगा, लेकिन 1913 आपका करेक्ट जवाब है। आयोग ने भी माना है 1913 को ही। रोथमैन के द्वारा अभी भी मैंने आपको बताया है एक मॉडल का नाम, प्लीज़ आप इस मॉडल के नाम बता सकते हैं। आप 90 नंबर के क्वेश्चन का जवाब में आप कहोगे कि जो सामाजिक योजना है और जो सामाजिक क्रिया ये दोनों बेसिकली एक प्रकार के रोथमैन के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं मॉडल्स में। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। वर्णात्मक शोध में देखिए आज ही आप लोगों ने थोड़ा सा देखे थे, वर्णात्मक शोध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब आप बताओगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का पार्ट का आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने कहा था वर्णन स्थिति के बारे में भी वर्णन आप कर सकते हो। इस जब को पढ़ा रहा था आप लोगों को, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होता है? रिसर्च में पहला और महत्वपूर्ण कदम क्या होना चाहिए? तो आप मुझे बता सकते हो कि सर अनुसंधान की समस्या सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। परिकल्पना को तार्किक और अनुभवजन्य परिणामों को निकालने और परीक्षण करने के लिए की गई अस्थायी धारणाओं के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे बता सकते हो, वेबस्टर के द्वारा ये चीज़ें प्रकाशित हुई है। वह तत्व जिसके आधार पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड से नमूना निकालते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से नमूना निकालते हैं। आसान सा सवाल, जवाब आप मुझे दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, है ना? क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सैंपल ट्रेट्स, जिसको हम बोलते हैं विशेषता। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप सही जवाब बताओगे गुडेनहार्ट। आज ही मैंने आप लोगों को लास्ट में नोट करवाया था, याद है? मेथड इन सोशल रिसर्च गुडेनहार्ट की किताब है। चलो आगे हम बात करते हैं 96 में विशिष्ट बिंदुओं और निश्चित प्रश्नों के माध्यम से किए जाने वाले साक्षात्कार कहलाते हैं क्या? तो आप मुझे यहाँ पर इस सवाल का जवाब बताओगे, संचरित साक्षात्कार कहेंगे। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको आज जो है जब पढ़ा रहा था गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के, तो वहाँ पर कुछ मैंने आपको नोट करवाया था, संरचित साक्षात्कार जैसे शब्द, अभिलेख जैसे शब्द, है ना, और ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैंने नोट करवाए थे। वही कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना, देखो जिसमें से इस कीवर्ड आपके सामने प्रस्तुत हो गया। शोध प्रक्रिया का एक अंतिम चरण क्या होता है? 97 नंबर का सवाल। इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्ट लेखन का अंतिम चरण होता है। जब प्रश्न नहीं दिया जाता है तो अंतर के महत्व का आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? जब प्रश्न ही ना दिया जाए, जब प्रश्न ही ना दिया जाए तो वो टी टेस्ट होता है। आपको मैंने आज ही नोट करवाया था टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंतर में, जहां मैंने कहा था कि जनसंख्या ज्ञात ही नहीं होती है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ग्राउंडेड थ्योरी शब्द जैसे मैंने आपको पहले भी नोट करवा चुका हूं, आप बता सकते हो इस सवाल का जवाब भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्लेसन एंड स्ट्रॉस का नाम आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, समाज कार्य अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? आप मुझे जवाब भी बता सकते हो इस प्रश्न का। ऑप्शन जाएगा आपका हस्तक्षेप और उपचार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 101 अभी अभी आपने पढ़ा है
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 का वर्ष अगर आपको याद है तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आप मुझे क्या देना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बताइए। ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 या सॉरी 55 तक चलाया गया था, सॉरी 56 तक चलाया गया था, 1956 तक, है ना। तो इसी के बीच में आ गया 1953। सामाजिक विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। बताइए यहाँ पर सोशल मार्केटिंग प्रोडक्ट रेफर टू किस शब्द को प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 102 का सही ऑप्शन होना चाहिए व्यवहार परिवर्तन या विचार से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना किसके प्रति प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था? सामाजिक सुरक्षा विभाग को लेकर अगर बात कर रहा है तो सही जवाब बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री का ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रबंधन का पोषकार फार्मूला किसके द्वारा दिया गया है? 104 नंबर का क्वेश्चन लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है यह फार्मूला। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे जून के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में डाला गया था? कल मैं मॉर्निंग में आप लोगों को 9 से 10 की क्लास में कोई बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। कल मॉर्निंग की क्लास भी आप ज्वाइन करिएगा। इस प्रश्न का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? कौन सा शब्द इसमें क्या है 42वें संविधान में डाला गया था? तो समाजवादी शब्द डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रोवाइड करा रहा है? तो आप बता सकते हो कि अनुच्छेद 39, ठीक है। न्यास ट्रस्ट निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। जवाब आप कह सकते हो कि कानूनी प्रतिनिधि स्पष्ट बेसिकली नहीं है। बाकी ट्रस्ट, ट्रस्टी, लाभार्थी इसमें शामिल होता है, कानूनी प्रतिनिधान शामिल नहीं है निर्माण के दौरान में। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से प्रशासन के प्रमुख कुछ श्रेणियां हैं, जैसे संगठन हो गया, कमान हो गया, समन्वय हो गया, नियंत्रण हो गया। ये 4 शब्द ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये 4 शब्द को किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कह सकते हो हेनरी फ्योल के द्वारा ये शब्द जो है दिया गया है। किस सन में सामाजिक सुरक्षा विभाग को समाज कल्याण विभाग के रूप में नामित किया गया था? अभी अभी मैंने नोट करवाया है, तो आप यहाँ पर कहेंगे 1966 बताइएगा, ठीक है, 1966 है ना। रेणुका रे समिति किस विभाग की स्थापना की सिफारिश की है? आप यहाँ पर क्या जवाब देना उचित समझेंगे? 110 नंबर का सवाल, तो समाज कल्याण विभाग आप यहाँ पर करेक्ट कहेंगे। रेणुका रे समिति किस विभाग की स्थापना की सिफारिश करती है? तो समाज कल्याण विभाग की करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वितरण न्याय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? देखो ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीडीएफ ला के दूंगा मैं आप लोगों को, 3-4 दिन का भी समय है, उसमें मैं आपको कराऊंगा। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा बेसिकली दिया गया है? तो आप बता सकते हो मुझे कि रॉल्स के द्वारा ये दिया गया है। राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति किस पर अस्तित्व में आई है? पर्यावास नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 112 नंबर का सवाल। आप जवाब बता सकते हो मुझे कि 2007 में। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 113। आप जवाब दे सकते हो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। डैश केंद्र शासित प्रदेश यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी के आर्थिक मुद्दों को संबोधित कर रहा है और जो है युवाओं को कौशल और नौकरी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब चला जाएगा उड़ान के बारे में। ये उड़ान योजना के संदर्भ में है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम अस्तित्व में कब आया? आप सभी को पता है, मैंने इसके बारे में एक ट्रिक भी बता रहा है। जहां भी देखभाल जैसे शब्द प्रस्तुत हो जाता है तो आप आसानी से यहां पर कह सकते हो कि देखभाल अधिनियम अस्तित्व में कब आया। तो इस सवाल का ऑप्शन आपके सामने जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 मिनट, नहीं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 मई 2018 हुआ। 17 में आया था ना ये अस्तित्व में, आ गया था 18 में। 17 का ये प्रक्रिया आती है अधिनियम के रूप में और 18 में आ गया। तो यहाँ पे डी तो 29 मई आ रहा था, ये आपका 2019 आ रहा था। 29 मई तो था ठीक, लेकिन यहाँ पे 2019 आ रहा था, लेकिन 2018 होगा ना कि 19 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सही जवाब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116, भारत सरकार के द्वारा 2021 में पहल नहीं की गई थी, वो 2021 में बताइए कौन सा है जो पहल नहीं की गई है? तो मैं आपसे कहूँगा कि पोषण अभियान 2019 जो है 2021 का नहीं है। फिर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी समिति निर्धनता आकलन से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, और आप कह सकते हो सुरेश तेंदुलकर समिति है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई थी, आप कह सकते हो कि 2012 में।
महिला सशक्तिकरण योजना का आशय आप लोगों को प्रस्तुत करना है। और मैं आप लोगों से इस सवाल के आधार पर अगर बात करूं तो आप बता सकते हो मुझे ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सखी निवास योजना जो महिला सशक्तिकरण योजना से संबंधित है। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक भारतीय नियोजन का खाका दिया था सन, अगर हम बात करते हैं इस किताब को लेकर कौन सी बेसिकली प्रक्रिया रिप्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर 120 में, तो आप कह सकते हो कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी वाला है यह ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 लेकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के दौरान कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आप मुझे बता सकते हो पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का ठोस रूप प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। किसने राज्य के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है, तो आप कह सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अस्पृश्यता को समाप्त करने पर बल देता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विवरणात्मक न्याय को लेकर न्याय शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होता है, सही जवाब होगा अनुच्छेद 38 और 39। ठीक है, ये आर्टिकल्स वाले कल आपको कवर करेंगे, है ना, मेन चीज़ों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 126, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में और समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में न्यायिक पालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को किस रूप से बेसिकली ये जाना जाता है, तो आप कह सकते हो कि न्यायिक सक्रियता ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगारी पर रोक लगाता है, ये आप सही जवाब बता सकते हो 23। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद में 22 से 36 के सूचीबद्ध अधिकारों को जाना जाता है, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये भी आप जवाब मुझे दे सकते हो। कुल टोटल आपके 30 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। यूएन में अगर हम बात करते हैं 54 आर्टिकल्स आते हैं, यहाँ पे 30 आर्टिकल आते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई छत्र योजना इस्माइल निम्नलिखित में से व्यापक पुनर्वास के लिए बेसिकली ये जाना जाता है, ऑप्शन आपका होगा ट्रांसजेंडर और भिखारी। ये देखिए अभी मेरे समझ से ऑफलाइन वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, यस या नो? पेपर में आया था ये। चिकित्सा समाज कार्य स्वास्थ्य के किस पक्ष से संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर 131, सही जवाब होगा सामाजिक और मानसिक पक्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से आपसे कहा कि कौन सी भूमिका मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं होती है, ये आपको जवाब देना है, तो सही जवाब होगा मुख्य उपचारकर्ता की। बेसिकली यहाँ पे मनोचिकित्सा कार्यकर्ता की भूमिका नहीं रिप्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को संकेत नहीं देता है, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए आपका अति संवेदनशीलता। ये ओवर हो जाएगा, ये बेसिकली अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धावस्था यानी जड़, वृद्धावस्था का मतलब था जड़ का सिद्धांत नहीं है, ये क्वेश्चन है। और आप बता सकते हो मुझे कि आधुनिकीकरण का सिद्धांत में ये वृद्धावस्था का सिद्धांत पार्ट नहीं है, बाकी विनिमय, सतत्व और मोक्षप यानी पीछे हटने का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ये शामिल है, पहला शामिल नहीं है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के अनुसार निम्न में से किन बिंदुओं को समाहित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 135 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 136, लैंगिक असमानता के विषय में निम्न में से बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो जैसे देखिए मानव निर्मित होता है, भाई सही है, स्त्रियों की स्थिति और निम्न की जाती है, बिल्कुल ये भी बात सही है, स्त्रियों की स्थिति को निम्न करती है, ठीक है, ये लैंगिक असमानता, ये बात सही है। और इसका मूल कारण पितृसत्ता, ये भी बात सही है। सामाजिक आर्थिक प्रत्यय नहीं है, ये बेसिकली गलत है, यही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम महिला के प्रति यौन, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा वाला है, 2005 का आसान क्वेश्चन है, ये परिभाषा डायरेक्ट दे दिया घरेलू हिंसा की, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि जो है CSR, आपने सभी लोगों सुना होगा, कॉरपोरेट
क्या है ये CSR की स्पेलिंग फुल फॉर्म? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ यहाँ पे लिखा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार से सहयोगात्मक सामाजिक उत्तरदायित्व। बेसिकली यह अवधारणा निम्न में से किन मुद्दों को संबोधित कर सकती है? तो सही जवाब बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे ही इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाले को मत रखिएगा क्योंकि व्यक्तिगत हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, समान वेतन अधिनियम कब लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1976 होगा। ILO का मुख्य कार्य क्या है? ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। 140 नंबर का सवाल, जवाब आप दे सकते हो नीतियों का समन्वय और लैंगिक समानता। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यौन अपराध के बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोस्को अस्तित्व में आया, इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप 2012 यहाँ पर करेक्ट बताएंगे। बच्चों के रोजगार और उसके काम के घंटों को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम बताना है आपको। 142 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम ही बच्चों के संदर्भ में आपका यही 1948 वाला ही होगा। ठीक है, बाकी सब बात के हैं, पहला यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्षतिपूर्ति अधिकार अधिनियम आता है 1923 का आता है, वो बेसिकली मजदूर के संदर्भ में आता है, वो मजदूर के संदर्भ में आता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 143 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया, ये भी बात आप बता सकते हो और यहाँ पर करेक्ट जवाब दे सकते हो कि अस्तित्व में आया था 2005 में। कैथोरसिस मैंने आपको विरेचन, आपने रेचन शब्द मैंने आपको बताया, इसकी हिंदी शुद्ध हिंदी रेचन शब्द होता है। इसके भावनात्मक पहलू से क्या शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आपको बताना है और मैं आप सभी से कहूँगा कि सुदृढ़ भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनात्मक प्रसंस्करण। तो यहाँ केवल ए और बी ही करेक्ट जवाब होगा, अतः आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए का ही चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? CH कूले के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो माना जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट है, एक बार क्लियर करिएगा। हाँ सर, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों देते हैं। कारा का पूरा नाम बताइए, CARA का पूरा कारा का पूरा नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो सही जवाब होगा सेंट्रल एडेप्टेशन रिसर्च अथॉरिटी। ये आपको बताना है इसका वर्ष, बताओ कब आया था भाई ये? अब ये भी नहीं बता पाओगे? अरे सर 1956। हाँ 1956 होगा। ठीक है, सबला योजना से संबंधित अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न का जवाब अगर हम बात करते हैं सबला योजना की अगर हम बात करेंगे तो किससे होना चाहिए बताइए? सबला योजना किससे संबंधित होगा? किशोर बालिकाओं से। ग्रामीण बैंक के बारे में देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रामीण बैंक के बारे में, अभी थोड़ा बी सा ऑप्शन सर। मोहम्मद यूनिस का नाम अभी आपको नोट नहीं करवाया था? मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश जो ग्रामीण बैंक था उसके संबंध में शांति नोबेल पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। आपदा न्यूनीकरण का दिवस कब मनाया जाता है? आपदा न्यूनीकरण का दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 13 अक्टूबर होगा यहाँ पर करेक्ट जवाब। चलिए क्लियर, यहाँ तो पूरा पेपर ही समाप्त हो गया भाई, देखो ठीक है, तो पेपर तो ऐसे ही समाप्त हो गया। अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ सारे वन लीनियर थे, फैक्ट थे, और मैंने आप लोगों के ये PDF सेव कर लेता हूँ ऐसे, अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? खुश? ओके सर। सर ये कौन से ईयर का था क्वेश्चन पेपर? हाँ सर, सर कौन से ईयर का था ये 2022 का सोशल वर्क का MP सेट का ये क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किया था। ये अभी आपको ये PDF में आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप WhatsApp पे जाकर वहाँ पे देख लीजिए। बाकी मॉर्निंग में आप क्लास ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा मॉर्निंग में। शाम को फिर इसी तरीके से 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे वन लीनियर में आप लोगों के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए UGC नेट वाले ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ भाई UGC नेट का पेपर है, उनके ग्रुप में क्यों नहीं डालेंगे?